हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आगे टॉपिक की। यह एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। इसमें से काफ़ी बार सवाल आए भी हैं और आ भी सकते हैं, और एक छोटा सा इजी सा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले से याद करना है और वहाँ से हो जाएगा। और फॉर्मूले भी ऐसे ही याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आता है, प्रतिरोधों को जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइड करेंगे और एकदम से हमारे सवाल हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है फिलहाल तो यही ना, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, साथ में उनको कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े चालक का संधिताप। एक्चुअल में श्रेणी क्रम को जोड़ने का मतलब क्या है? अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता ये, तो एक बार जाके पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वरना आपको कुछ शायद समझ में ना आए, क्योंकि जो नए कॉन्सेप्ट नए वर्ड यूज करेंगे तो वो पिछले वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या माना कि एक छड़ ये है और एक दूसरी छड़ बिल्कुल इसके सटाकर रख दी। कंडीशन क्या है? जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही यही है, उतना भी यही है, मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। अब ये छड़ें या तो बेलनाकार हो सकती हैं या फिर घनाकार हो सकती हैं, मतलब लंबी लंबी। इनका शेप या तो इस तरह से हो सकता है, ये गोल वाली हो सकती है, तो हमने गोल वाली को भी मिला के रख दिया। कंडीशन यही कि इनका क्षेत्रफल तो सब जगह बराबर है। या फिर कैसी हो सकती हैं? चौकोर छड़ें हो सकती हैं इस तरह से। तो ये कैसी भी छड़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इनको मिला के रख दिया। अब कंडीशन क्या है? माना यहाँ का ताप θ1 है और यहाँ का ताप θ2 है। ये हम पहले भी जानते थे कि दोनों के बीच में ताप में अंतर होगा, और इधर थोड़ी ज्यादा गर्मी है, मतलब कि इधर का टेम्परेचर θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है। तो होगा क्या? ऊष्मा इधर से बहती हुई इस तरफ को जाएगी। ये सिंपल सा फंडा। अब क्या, एक और बात क्या है, यहाँ ये वाली छड़ है ना, वो अलग पदार्थ की बनी है और ये वाली छड़ अलग पदार्थ की बनी है। इनकी लंबाइयां भी अलग अलग हैं। जब अलग पदार्थ से बनी होंगी तो मतलब कि इसका जो के अलग होगा और इसका के अलग होगा। तो हम मान ले रहे हैं इस टाइम के लिए कि इसका के जो है ना, वो k1 है और इसका k2 है। और इनकी लंबाइयां भी इसी तरह से मान ले रहे हैं, ये लंबाई L1 है और ये लंबाई L2 है। जब ये छड़ें इस तरह से जुड़ी होंगी, तो यहाँ पर हमको एक बात याद रखने वाली है कि जितनी ऊष्मा इधर से जाएगी वही तो इधर से निकलेगी, और वही पूरे में से निकल रही होगी। मतलब कि ऊष्मा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो इधर से ही जा रही होगी। और ऊष्मा प्रवाह की दर h दोनों जगह बराबर होगी, मतलब कि जितनी ऊष्मा प्रवाह की दर इसमें होगी उतनी ही उसमें होगी, मतलब कि h1 बराबर h2, क्योंकि ऊष्मा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो इधर से ही जा सकती है ना। तो ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होगी। अब यहाँ पर आता, अगर ये वाला ताप हमको ये पता है, थीटा पता है, θ1 पता है, θ2 पता है, इनकी लंबाइयां पता है ना, और हमें इनके ऊष्मा चालकता गुणांक भी पता है, और हमसे ये पूछा जाए कि थीटा, इनके बीच का जो संधि जहाँ पर जोड़ा था, वहां का ताप क्या होता है, तो उस ताप को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और उसको हम कहते हैं थीटा बराबर, हमारे पास जो होता है, कैसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, ये k1 और ये L2 है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर दिया और इसका गुणा इधर कर दिया, तो यहाँ क्या बच रहा है? k1 k1 L2 और θ1। क्या? k1 L2 θ1 θ1 प्लस इसका इधर किया तो क्या हो जाएगा? k2 L1 θ2, है ना। और बटे में k1 L2 k1 L2 प्लस k2 L1। ये याद रखने का सीधा सीधा तरीका है। अगर इस फॉर्मूले को याद ना रखना चाहे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से H1 बराबर H2 करना पड़ेगा। कैसे? मतलब कि अगर ये फॉर्मूला आप याद नहीं करना चाहते तो एक और तरीका होता है, वो होता है H1। तो आपको याद होगा H क्या होती थी? अगर आपको याद है, H बराबर क्या कहते थे हम? Q अपॉन T। और फिर से Q बराबर क्या होती थी? रिवाइज कर रहे हैं हम इसको। Q बराबर होता था K A डेल्टा थीटा T, K A डेल्टा थीटा T अपॉन के डेल्टा थीटा टी अपॉन एल, ये होता था क्यू। तो फिर हमसे क्या करेंगे? Q1 अलग होगा, Q2 अलग होगा, फिर H निकालेंगे दोनों जगह से और उनको बराबर कर देंगे। तो फिर से थीटा एक्चुअल में क्या है? थीटा यहाँ पर है, थीटा दो जगह, हम थीटा डेल्टा थीटा की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा थीटा क्या होता है? तापों में अंतर। तो इस वाली छड़ के लिए जो ताप का अंतर होगा वो हो जाएगा डेल्टा थीटा, वो हो जाएगा θ1 माइनस थीटा। क्यों? डेल्टा थीटा क्या होता है? ऊंचे ताप में से नीचे वाले को घटा दिया, तो
डेल्टा थीटा वन, मतलब थीटा वन बड़ा है और थीटा छोटा है, तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा। इसी तरह से इस वाली छड़ के लिए जो डेल्टा थीटा निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटाना है, तो यहाँ पर उच्च ताप पर कौन है, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा टू। इस तरह से हम दोनों का क्यू निकालेंगे, फिर H1 निकालेंगे और उनको बराबर करेंगे तो थीटा का मान बिल्कुल यही निकल के आएगा, है ना। आप लोग चाहे तो करके देख सकते हैं या फिर इसको याद करके भी काम चल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, संधि का ताप। समझ गए ना श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो दो छड़ें हैं जिनका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, दोनों छड़ों का क्षेत्रफल बराबर है, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी है, मतलब उनके K1 K2 ऊष्मा चालकता गुणांक दोनों के अलग है, लंबाइयां भी अलग हैं, हम इसमें मान ले रहे हैं अलग हैं। अब इसमें कंडीशन कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल L1 बराबर L2 कर दें, K1 बराबर K2 कर दें, एक ही पदार्थ की बनी होंगी तो K1 बराबर K2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। आपको पिछले चैप्टर में अगर मतलब पिछले वीडियो में अगर याद हो कि तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता था। ऊष्मीय प्रतिरोध हम कहते थे, मान लेते हैं अगर ऊष्मीय प्रतिरोध R है तो वो क्या होता था, वो होता था डेल्टा थीटा बटे H, और हमने इसको कंपेयर किया था विद्युत धारा की, विभवांतर बटे धारा, तो प्रतिरोध बराबर क्या आ गया, तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, और ये निकल के आ जाता L अपॉन के ए। पिछले वीडियो पे आपको याद हो, ना याद हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी काम चल जाता है। तो ये तुल्य प्रतिरोध नहीं आता था, ये आता था किसी भी एक छड़ के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास दो छड़ें हैं, दोनों छड़ों को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का याद है कि विद्युत प्रतिरोध को कैसे जोड़ते थे, तो हम कहते थे एक प्रतिरोध इस तरह से और हमने दूसरे प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो विद्युत धारा होगी ना वो यहाँ से जा रही होगी, है ना, विद्युत धारा के पास सिर्फ एक ही रास्ता, तो यहाँ से जा रही होगी। और इस कंडीशन में प्रतिरोध जो होता था वो क्या होता था, आर बराबर R1 प्लस R2, जो तुल्य प्रतिरोध होता था R1 बराबर R1 बराबर सॉरी R बराबर R1 प्लस R2, जहाँ R1 क्या है, पहले तार का प्रतिरोध, और R2 क्या है, दूसरे तार का प्रतिरोध। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा श्रेणी क्रम के लिए वो क्या होता है, R1 प्लस R2, मतलब कि R1 क्या हो जाएगा, R बराबर R1 का मतलब पहली छड़ का प्रतिरोध, तो पहली छड़ का प्रतिरोध हो जाएगा L1 K1 अपॉन K1 A1। ऐसे ही दूसरी छड़ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, L2 बटे K2 A2। तो ये इस तरह से ये क्या निकल के आ गया, तुल्य प्रतिरोध, है ना। अब तुल्य ऊष्मीय चालकता, ये याद रखने वाली बात है, सिंपल सा, हमको जैसे श्रेणी क्रम में तार को जोड़ते थे वैसे ही प्रतिरोध को जोड़ देंगे। हाँ, अब अगर ऊष्मीय चालकता की अगर हम बात करें तो ऊष्मीय चालकता को निकालने के लिए आपको याद होगा ऊष्मीय चालकता हम क्या कहते थे, मतलब कि दोनों को जोड़ना है और उनकी जो तुल्य ऊष्मीय चालकता है वो निकालनी है। तो पहले पदार्थ की अगर मतलब जो पहली छड़ है उसकी ऊष्मीय चालकता या फिर ऊष्मीय चालकता गुणांक 1 है, और दूसरे वाले का क्या है, K2, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के, इस तरह से जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो अब जो नई छड़ बनी है इसका कुल तुल्य ऊष्मीय चालकता गुणांक क्या होता है। तो आप इसको भी बिल्कुल वैसे ही याद रख सकते हैं जैसे हम लोग ना जो प्रतिरोध की जो वो विद्युत धारा में जो हम निकालते हैं ना तुल्य चालकता, उसको वैसे ही याद कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, K बराबर 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस फॉर्मूले के सहायता से हम तुल्य ऊष्मीय चालकता निकाल सकते हैं किसकी, जब दो छड़ें आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हो, है ना। आगे बात करें अगर समांतर क्रम में दो चालकों को हमने जोड़ दिया तो किस तरह से इन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए उसमें तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम उसमें निकालते थे वैसे ही इसमें निकालेंगे। कैसे, 1/R बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और ये एक छड़ के लिए नहीं है, जितनी भी छड़ें हैं, मान लो यहाँ से, अच्छा पहले समांतर क्रम में बात करते हैं। तो समांतर क्रम का मतलब क्या है, जैसे एक छड़ ये थी और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक दूसरी छड़ रख दी। अब इस कंडीशन में क्या है, इधर का ताप θ1 है और इधर का ताप θ2 है। अब जरा देखो यहाँ पर कहीं संधि का ताप का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि संधि तो यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर जो पूरा ताप θ1 होगा वही θ1 यहाँ, मतलब जो θ1 यहाँ होगा और θ2 यहाँ होगा, तो बीच में कहीं संधि तो बन ही नहीं रही है, तो संधि का ताप तो नहीं निकल सकता। अच्छा, अब एक चीज और समझने वाली बात यह है कि जब दो छड़ें इस तरह से रखी है तो ऊपर वाले का ऊष्मीय प्रतिरोध अलग है, नीचे वाले का ऊष्मीय प्रतिरोध अलग है। अगर लंबाई दोनों की तो बराबर ही होने वाली है ना, इनकी लंबाई तो हमेशा ही दोनों की बराबर रहेगी, ठीक है। उसके बाद इनका क्षेत्रफल बदल सकता है, और इसके अलावा एक चीज और बदल सकती है, वो क्या है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर ये K1
और ये K2, मतलब इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक K1 और इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक K2 है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों को परस्पर समांतर रख दिया, एक दूसरे को ऊपर रख दिया। अब क्या होगी, ऊष्मा इधर से जा रही होगी, इधर निकल रही होगी, क्योंकि यहाँ का ताप ज्यादा है और यहाँ का ताप कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, जिसका ऊष्मीय प्रतिरोध कम होगा उसमें से ऊष्मा ज्यादा जाएगी, और जिसका ऊष्मीय प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें से ऊष्मा कम जाएगी। मतलब कि अभी ऊष्मा के पास दो ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो हम यहाँ से निकालेंगे। अगेन अब फिर से हम कहेंगे R1 R2, तो हमको पता ही नहीं है, तो फिर से R1 जो निकलेगा, R1 जो निकलता है वो R1 बराबर क्या होगा, L1 अपॉन K1 A1। इसी तरह से R2 जो निकलेगा, L2 बटे K2 A2। इस तरह से हम दोनों प्रतिरोधों को निकाल लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो R हमारा यहाँ से निकल आएगा। इस कंडीशन में जो ऊष्मीय चालकता होती है वो होती है दोनों पदार्थों की ऊष्मीय चालकताओं का एवरेज, मतलब कि K1 प्लस K2 बटे 2। इस तरह से हम तुल्य ऊष्मीय चालकता को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, किस तरह से जब हम संधि का ताप किस तरह से निकालते हैं, तो थीटा बराबर K1 L2 थीटा 1 K2 L1 थीटा 2 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। और इसी तरह से ऊष्मीय प्रतिरोध किस तरह से निकालते हैं, प्रतिरोध निकालने के लिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधा R1 प्लस R2, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और उसके बाद चालकता निकालने के लिए के जब जब कोई पदार्थ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो के बराबर 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और तुल्य उसमें चालकता समांतर क्रम में क्या होगी, K1 प्लस K2 बाई 2। अच्छा, अब कुछ सवालों को देखते हैं किस तरह से हमने जो सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमसे कह रहा है एक ही पदार्थ की बनी समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़ें, मतलब कि क्या है, दो छड़ें हैं जिनके अनुप्रस्थ काट समान है। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है ना, ये दोनों छड़ों का समान है, इधर इस वाले का भी और उस वाले का भी। लंबाई हमको दोनों की दी गई है, मतलब कि ये वाली छड़ 20 सेंटीमीटर है और ये वाली छड़ 30 सेंटीमीटर की लंबी है। इन्हें परस्पर लंबाई के अनुदिश इस तरह से जोड़ के रख दिया गया है। इन छड़ों के सिरों का ताप, मतलब कि इन छड़ों के सिरों का जो ताप है 75 डिग्री तथा 50 डिग्री है। तो एक तरफ का ऊंचा मान ले रहे हैं, इधर वाला 75 डिग्री है और इधर वाला कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और हमसे कहा गया कि इनकी संधि पर ताप की गणना कीजिए, मतलब जो यहाँ पर ताप है थीटा वो हमको निकालना है, इनके बीच का ताप निकालना है। और कहा क्या गया, के बराबर दोनों दोनों छड़ें एक ही पदार्थ की हैं, दोनों छड़ें एक ही पदार्थ की हैं, मतलब कि K1 और बराबर है K2 के, और वो कितना दिया गया, 20। तो जरा याद करो, हमारे पास जो संधि का ताप निकालने का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, हम क्या कहते थे, K1 का गुणा इधर कर दो, K2 का गुणा इधर कर दो और उसके बाद लिख दो, तो क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता था, K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। अब जरा इनके सबके मान रख देना, तो K1 का मतलब इधर जो कुछ भी है 20 ही है, तो 20। L2 का मतलब ये वाली छड़, L2 का मतलब ये वाली छड़, इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, क्योंकि यहाँ पर हमको मात्रक दिख रहा है मीटर, तो यहाँ क्या रखेंगे, 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 सेंटीमीटर बराबर होगा मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग, और इस हिसाब से ये हो जाएगा 0.3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, L2 का मान 0.3। अच्छा, थीटा 1 मतलब ऊंचा वाला ताप, तो थीटा 1 कितना है, थीटा 1 हमारा कितना है, 75। हमने डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन होता तो केल्विन में बदलते। फिर कैसे बदलते, आप लोग को याद होगा, C/5 बराबर F-32/9, और ये बराबर होता था K-273/5। तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार हम तीनों को आपस में बदल लेते थे। फिलहाल ये पुरानी चीज है, अभी हमको इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमने मान रख दिया। उसके बाद प्लस K2 का मतलब फिर से 20 ही है, और L2 का मतलब इधर की लंबाई, तो वो हो जाएगी 0.2 मीटर, गुणा थीटा 2 इधर का ताप वो कितना है, 50। और इसके बटे में क्या होना चाहिए, K1 L2, तो K1 फिर से 20, और L2 का मतलब फिर से 0.3, प्लस K2 का मतलब फिर से K2 का मतलब कितना हुआ, 20 ही है, और L2 का मतलब 0.2। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ दिख रहा है हमको। क्या करना है,
पूरे में से 20 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा, 0.3 × 7.5 प्लस 0.2 × 5 बटे ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2, है ना। क्या हुआ, 20 यहाँ से कॉमन लिया, 20 यहाँ से कॉमन लिया, वो कट गया। तो अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो बचे में क्या बच रहा है, 0.2 0.3 मतलब कि 0.5। ऊपर क्या हो रहा है, इधर गुणा करेंगे इसका और इसका करेंगे इसमें, तो जरा इसका करो पीछे वाले का, तो ये क्या हो गया, 50 का 0.2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10, है ना। और इसी तरह से 75 का 3 में करेंगे तो ये आ रहा है 225, 225 और कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास बन रहा है 22.5 प्लस 10 मतलब कि 32.5 बटे 0.5, है ना। तो 0.5 से 0.5 एक से ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 325/5। तो जब इसको हम भाग देंगे तो 5 का भाग हमको 325 में देना, तो ये हो गया 6 और 5, मतलब कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का ताप होने वाला है। ये एकदम से सिंपल सा फंडा था। क्या हमने किया, जो हमसे पूछा गया था हमने वही निकाल लिया। जो जो चीजें दी गई थी जहां पर, वहीं पर हमने सारी की सारी वहीं पर रखी है, और वहां से हमने अब एक फॉर्मूले का यूज किया और हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर कुछ एडिशन अपनी तरफ से अगर देख सकते हैं कि अगर मान लो हमसे कहा होता कि तुल्य चालकता बता दो हमको कि तुल्य चालकता कितनी होगी, तो इसके लिए इसको साफ करते हैं। तो अभी हमको अगर तुल्य चालकता निकालनी होती तो याद करो जरा, श्रेणी क्रम में तुल्य चालकता क्या होती थी, वो हम कहते थे के बराबर होती है 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यही तो होती थी। तो जरा इस पे मान रख देना, 2 k1 का मतलब कितना हुआ, k1 का मतलब हुआ 20 गुणा k2 का मतलब फिर से 20 और बटे k1 प्लस k2 मतलब कि 40। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 मतलब कि 800/40। इसका मतलब ये कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब ये क्या रह गया, 20। कितनी मजेदार बात है। क्या मेरा हमको के बराबर 20, मतलब कि अब ये तो बेवकूफ़ी थी वैसे हम लोग की। क्यों, क्योंकि जब के बराबर ये एक ही पदार्थ की बनी है तो फिर इसका जो तुल्य चालकता है ना वो बराबर ही रहेगी, है ना। तो हमने सॉल्व इसलिए किया ताकि हम सब चेक कर सकें कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला सही है या नहीं, हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं। तो हमें देखो यहाँ से मिल गया कि एक ही पदार्थ की बनी है तो इसका पूरे का जो उसमें तुल्य ऊष्मा चालकता है वो बराबर ही रहेगी, है ना। अच्छा, अब एक चीज और अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध हम निकालें, अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसको निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, आर बराबर जो होता है R1 प्लस R2। तो इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अच्छा, R1 निकालने के लिए हम क्या चाहिए, R1 जो होता है वो होता है L अपॉन R1 बराबर L1/K1A1, और उसके अलावा हमको क्या चाहिए, प्लस L2/K2A2। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल कहीं पर भी नहीं दिया है, जब प्रतिरोध पूछेगा तो हमसे वो क्षेत्रफल दिया जाएगा, है ना, तो हम उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला एक और सवाल करते हैं जिसमें हम यूज करेंगे समांतर क्रम के कॉन्सेप्ट को। तो देखो, समांतर क्रम हमसे कह रहा है कि समान ऊंचाई एवं समान मोटाई। जैसे ही हमसे कहा समान ऊंचाई एवं समान मोटाई, इसका मतलब है क्षेत्रफल इन दोनों का बराबर है। जितना क्षेत्रफल इस ऊपर वाली छड़ का है उतना ही नीचे वाले का है। क्यों, क्योंकि देखो ये कह रहा है समान ऊंचाई, इस वाली छड़ की ऊंचाई भी इतनी है, और मोटाई का मतलब ये जो इधर वाला पार्ट होगा ना, ये तो ऊंचाई भी बराबर है दोनों की, मोटाई भी बराबर है। तो ये तो एक ही कंडीशन हो सकती है जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो। तो मतलब कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है। और हमसे कह रहा है दो छड़ें, मतलब दो पदार्थ, जिसका पहले का K1 जो हमको दिया गया है, K1 दिया है 20 और K2 दिया है हमको 50। मात्रकों के साथ में रखेंगे लेकिन हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू रख रहे हैं, ये इसका मात्रक होगा। तो K1 20 दिया और K2 50 दिया है, और हमसे ये कहा गया कि एक दूसरे के ऊपर समायोजित कर दी जाती है तथा इनको ताप को रखा जाता है 75 और 50 के बीच में। तो इधर का ताप है 75 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर का जो ताप है वो कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे कह रहा है कि इनके मध्य तुल्य चालकता तथा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, बस। तो तुल्य चालकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुल्य चालकता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तुल्य चालकता हमको पता है ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जो तुल्य चालकता होती है वो क्या होती है, आपको याद है, तुल्य चालकता होती है K बराबर K1 प्लस K2/2, बस इतना सिंपल। तो K बराबर K1 कितनी है यहाँ पर 20, K2 कितनी है 70,
और इनके बटे में 2, मतलब कि यहाँ से कितनी, सॉरी K2 कितनी है 50, तो ये कितनी होगी 70/2, मतलब कि K2 बराबर 35 जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गई हमारी तुल्य चालकता। अब हमसे ये क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालो। अब यहाँ पर एक सवाल में मिस्टेक ये है कि हमको क्षेत्रफल नहीं दिया गया है ना, क्षेत्रफल नहीं दिया गया, तो क्षेत्रफल निकालने, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, जो R बराबर होता है वो होता है L/K × A, मतलब कि लंबाई भी चाहिए, इसका जो तुल्य चालकता, इसका चालकता गुणांक भी चाहिए और क्षेत्रफल भी चाहिए। तो अपनी मर्जी से हम मान ले रहे हैं कि A बराबर 1 है। जब आपके पास सवाल होगा तो आपको दिया जाएगा, मिस्टेक है ये, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो A बराबर मान ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2, है ना। अब जरा R1 का मान निकालेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, L1/K1A1, है ना। तो L1 कितनी दी है, अच्छा L1 का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, L1 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो 50 सेंटीमीटर के लिए L कितना रख दिया 0.5, और K1 का मतलब ऊपर वाली छड़ पहले की बात कर रहे हैं तो K 20 हो गया, और A अपनी तरफ से 1 मान ले रहे हैं। तो R1 यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, 0.5/20। ऐसे ही R2 अगर निकालेंगे तो R2 सेम कैसे आ जाएगा, यहाँ पर से जो हमारे पास R2 निकल के आएगा, लंबाई फिर से 0.5, और इस बार जो K है वो हो गया 50। तो हमको क्या करना है, 1/R बराबर क्या करना है, 1/R1, 1/R1 का मान हो जाएगा 20/5 प्लस 50/5, है ना। इस दशमलव से ये कट गया, यहाँ 0 बढ़ गया ऊपर, तो ये क्या हो गया, 1/R बराबर हो जाएगा 200/5 प्लस 500/5, मतलब कि हो जाएगा 700/5, और 1/R बराबर आ जाएगा 7/5, और R बराबर क्या आएगा, दोनों को उल्टा कर देंगे, मतलब कि 5/700। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो हमने यहाँ पर सीखे थे, उनको यूज किस तरह से किया जाता है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके कुछ एडवांस सवालों की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये इतना इनफ नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से घुमा दिए जाते हैं, कभी कभी हमसे अनुपात पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर हो गए, इतना आना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग आगे बात करेंगे तो एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सवाल जब देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस अपनी तरफ से करते रहिए, और इस तरह के जितने भी सवाल जहाँ मिले आप उनको प्रैक्टिस कर जाइए। और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं आ सकता तो भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।